उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय उदयपुर के रोजगार अधिकारी श्रीमान दरपन सिंह जी उपस्थित हैं। श्रीमान दरपन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमारे बच्चों को ये बताइए कि उनको पढ़ाई के साथ साथ में ऐसा क्या काम करना चाहिए ताकि जब वो पढ़ाई पूर्ण करें तो उसके बाद में उनको रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। युवा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तय होना चाहिए कि वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। क्या रोजगार के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं, या किसी और पर्पज से कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो हम पढ़ाई तय ही इसलिए इस हिसाब से करें कि हमें उसके बाद में क्या जॉब मिलने वाला है। और अगर हम तय कर चुके हैं तो हमें कुछ स्किल के कोर्सेज करने चाहिए। कई ऐसी स्किल कंपनियां हैं, स्किल ट्रेनिंग के कार्यक्रम है जिसके द्वारा आप अपना जॉब के साथ में पढ़ाई के साथ में स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं। सर, ये कौन कौन सी स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं बच्चे? जी हाँ सर, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के कई विभाग अपने अपने स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहे हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के हैं और बाकायदा उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसमें से एक कंपनी जो RKCL है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 6 कोर्सेज ये करा रही है। उसके बाद में RSNDC है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, ये कई कोर्सेज लगभग 100 कोर्सेज करा रही है। इसके बाद में NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी 100 के आसपास कोर्स करा रही है। EMI यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये जयपुर में है, ये लगभग 20 कोर्स करा रहा है। तो हम ये कोशिश करें कि हमारे ज़िले में, हमारे एरिया में जो भी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उसके साथ टाई अप करके हम फुल टाइम या हाफ टाइम का कोर्स ज्वाइन करें और हमारी पढ़ाई के साथ साथ हम स्किल को इन्हांस कर लें, क्योंकि कंपनी वाले को यही चाहिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें पूछूँ, ये जो सारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो क्या सरकार भी बच्चों को कुछ उसमें अनुदान देती है कोर्स करने के लिए? जी हाँ सर, ये कोर्स बहुत कॉस्टली होते थे, लेकिन सरकार ने अब अपनी तरफ से बिल्कुल ये टोकन मनी, फॉर्म फीस को छोड़ के सारी चीज़ें माफ़ कर दी है इन कोर्सेज में। चाहे वो 30 दिन का हो, चाहे वो 45 दिन का हो, चाहे 90 दिन का हो, इन सारे कोर्सेज में रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट खुद ही अपनी अभिव्यक्ति के रूप में अलग अलग डिपार्टमेंट भी ये कोर्स करा रहे हैं। कई मामलों में सरकार अब इंडस्ट्री को भी ये जिम्मेदारी दे रही है कि हम आपको पैसा देंगे और आप अपनी तरफ से बच्चे को तैयार करके अपनी ही कंपनी में लगाइए। तो इसमें सर न्यूनतम राशि है और वो भी एक टोकन मनी के रूप में। तो ये जो न्यूनतम राशि है और न्यूनतम टोकन राशि है, तो वो क्या सभी बच्चों को देनी पड़ती है या कुछ बच्चे जो राशि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पूरी बिल्कुल निःशुल्क भी है? वो बच्चे जो BPM फैमिली से आ रहे हैं उनके लिए कुछ छूट भी है सर। विशेष वर्गों के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं बच्चे, जो रिमोट एरिया के हैं, उनके लिए छोटी मोटी छूट भी है। लेकिन किसी भी बच्चे को ये राशि कहीं ज़्यादा नहीं लगेगी उस कोर्स पर सरकार का खर्च जो टोटल होता है उसके मुकाबले में। अच्छा, हमारे युवकों को ये भी बताइए कि वो कंपटीशन एग्जाम में कैसे सफल करना है? जी हाँ सर, कंपटीशन एग्ज़ाम्स आज बहुत बड़े चुनौती के रूप में बच्चे के सामने आए हैं और इसमें प्रतिवर्ष अलग अलग संस्थाएं अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग पदों के लिए भर्तियाँ करती है सर। भारत में नेशनलाइज बैंक के सालाना 1 लाख लोगों की भर्ती करती है। भारतीय रेलवे 50,000 से 1 लाख लोगों के बीच की भर्ती करता है। भारतीय सेना 1 लाख लोगों के आसपास की भर्ती करते हैं। भारत का शिक्षा जगत जो पूरा है ये 1 लाख से ज़्यादा हो सकता है और भी ज़्यादा हो संख्या, उसकी भर्ती कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू करता है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग अलग जगह पे जा कर के अलग अलग एग्ज़ाम्स के संस्थाओं से कम्युनिकेशन करना होगा। आपको ऑनलाइन या पेपर फॉर्म भरना पड़ेगा और ये संस्था UPSC है, इसकी वेबसाइट upsc.gov.in पर संपर्क करें। RPSC जिसका जो वेबसाइट है RPSC rajasthan.gov.in, SSC.ac.in, UGC.ac.in, CSIR-HRD.ac.in, इस तरह की वेबसाइट से आप संपर्क करें। भारतीय सेना के लिए joinindianarmy.gov.in वेबसाइट, बैंकों के लिए आप बैंकिंग
सेवा के अलग अलग जो भर्ती बोर्ड है उनका आप नाम देख लें। एक सालाना इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विस 2 बार साल में एग्ज़ाम होता है इसका, IBPS का, ये बच्चे एग्ज़ाम का फॉर्म इससे कर सकते हैं। और इसी तरह से भारतीय रेलवे अलग अलग रेलवे बोर्डों से भर्ती करा हुआ है। हमें कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पढ़ाई हम स्कूलों कॉलेजों में कर रहे हैं उससे थोड़ा सा फ़र्क होता है। वह जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश और कुछ स्किल्स, कुछ इंटरव्यू वगैरह की स्किल्स है अगर वो उसमें है, तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है अगर वो उसमें है, तो उस सेवा के हिसाब से उसकी अलग से पढ़ाई करनी चाहिए। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी देश में 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी की उम्र 33 साल से कम है। इसका मतलब हमारा देश युवाओं का देश है। तो पहले जैसे कहा जाता था कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के समय में जबकि सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में, तो क्या हम ये मान लें कि वास्तव में अच्छे दिन आ रहे हैं और हमारे युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरे दिन और बहुत ही कई सारी संभावनाएं आने वाले दिनों में आ रही है? आपका क्या मानना है इस बारे? जय श्रीमान, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। प्राइम मिनिस्टर जब इस बात को कह रहे हैं कि हमारा देश युवा देश है और 125 करोड़ भारतीय मिल करके मेक इन इंडिया के रूप में काम करें और बेस्ट प्रोडक्ट बनावें, तो वो कई चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया के लिए खुद एंटरप्रेन्योरशिप मैनेज करो, खुद ही अपने उद्योग बनाओ, अपना आइडिया को काम पे लो और वर्कआउट करके वो देश विदेश से भी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप बनाओ, यानी कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दो। दूसरी तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि कंपटीशंस के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। तो अगर ये काम सही चीज़ पर हो रहा है, जैसा कि लग भी रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने पहली बार, शायद दुनिया का ये अकेला देश होगा जिसने स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से एक मिनिस्ट्री बनाई है। तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो इन कदमों से दिखाई दे रही है और इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। तो 70% युवाओं के लिए जो सपना देखते हैं, अपना स्थान बनाना चाहते हैं नौकरी में, अपनी आर्थिक इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ जाए या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, क्योंकि दोनों फील्ड में अच्छे स्कोप्स हैं। तो किसी भी युवाओं को जब अपना करियर चूज करता है तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उसको एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा जोर देना चाहिए या फिर सरकारी सेवाओं में जाने के लिए ज़्यादा बल देना चाहिए? आपका इसमें क्या विचार है? सरकारी सेवा और निजी उद्यम या प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना, इनमें समानता तो यही है कि हर व्यक्ति को आर्थिक कर्म करना पड़ता है और उसको अपना खुद का पूंजी जुटानी है, अपनी नीड पूरी करनी है, उसके लिए काम करना है। फर्क इतना है कि जब व्यक्ति सरकार की नौकरी करता है उसको बहुत बेहतरीन कंपटीशन एग्ज़ाम पास करना होता है। उस कंपटीशन एग्ज़ाम पास करने के बाद में उसका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट उसको कई बेनिफिट्स देती है और ईमानदारी से अगर व्यक्ति काम करता है तो सोसाइटी में उसको हीरो के रूप में उसकी इमेज बनती है। अपने घर का 1 रुपया भी खर्च किए बिना सरकारी कार्मिक समाज का हीरो बन सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर उससे थोड़ा सा अलग है। प्राइवेट सेक्टर में आपके पूरे एफर्ट, आपका पूरा टाइम आपको प्राइवेट कंपनी को देना होता है। प्राइवेट कंपनी आपको आपकी मनमानी पर, आपकी मेहनत पर, आपकी इच्छा अनुसार जितनी सैलरी चाहो उस सैलरी का पूरा आसमान देता है, जबकि गवर्नमेंट में सैलरी एक सीमित होती है। दूसरा ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप कई काम कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी के हीरो बनने की उम्मीद वहाँ पर बहुत कम होती है। सरकारी आदमी एक रेपुटेड सोसाइटी में होता है, जबकि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सैलरी। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी है जिनमें बहुत रेपुटेशन है, कई प्राइवेट कार्यक्रम भी ऐसे हैं जहां व्यक्ति को बहुत रेपुटेशन मिल रही है, कई हॉस्पिटल, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कई कंपनियां ऐसी है जो सरकार के लेवल पे ही रेपुटेशन रखती है। तीसरा सर बताया आपने कि खुद का एंटरप्रेन्योरशिप खोलना। खुद का एंटरप्रेन्योरशिप खोलना स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल देता है, लेकिन अगर एक बार व्यक्ति अपना काम चालू कर देता है और उन मुश्किलों को, स्टार्टिंग की मुश्किलों को वो पार कर देता है,
तो किसी भी दिन वो लक्ष्मी निवास मित्तल, धीरू भाई अंबानी की तरह अपना आइकॉन के रूप में डेवलप कर सकता है और वो अपना काम घर बैठे भी कर सकता है और वो किसी का गुलाम नहीं है, वो स्वयं किसी को नौकरी देने वाला बन जाता है। एक चीज में और बता दें, 2020 में ऐसा कहा जाता है कि कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज में उनके जो एवरेज एज ग्रुप है वो 65 साल से भी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे कि वहाँ पे बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्या उस समय हमारे पास जो हमारी युवा शक्ति है, क्या हम इस पोजीशन में होंगे कि हमारी युवा शक्ति को हम कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें, या हमारी जो युवा शक्ति है वहाँ लगे काम करें? इस बारे में आपका क्या है? सर, युवा शक्ति जो आज हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में मौजूद है, ये हमेशा युवा नहीं बनने रहने वाली है। ये बहुत जल्दी 10-20 साल बाद में ये भी बुजुर्ग बनेंगे। अगर इस युवा शक्ति को विकासशील देशों ने अगर इसको यूटिलाइज नहीं किया, इनको स्किल नहीं दी, इनको टाइम पे जॉब एवेन्यू नहीं मिले, इनके हाथ अगर खाली रह गए, इनका दिमाग अगर खाली रह गया, तो खाली दिमाग और खाली हाथ डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, वो समाज को भी नष्ट कर सकते हैं, खुद को भी मार सकते हैं। और वो दिन बड़ा भयावह दिन होगा जब ये 70% बुजुर्ग होंगे और 30% जो युवा होंगे, इनकी नीड, उन बुजुर्गों की नीड पूरी करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह वक्त बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त है कि इन युवाओं को, इनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए, चैनलाइज किया जाए, इनको स्किल दी जाए, इनको काम दिया जाए, इनको मेहनत दी जाए, इनकी बेसिक डिमांड्स पे ध्यान रखा जाए, इनको स्ट्रेस से बाहर निकाला जाए, इनको मोटिवेशन दिया जाए, इनको एनर्जेटिक बनाया जाए, ताकि भावी बुजुर्गों के लिए ये कुछ बीमा, इंश्योरेंस छोड़ जाए। और पूरे विश्व में विकासशील देशों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदूषण बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ रही है, कृषि में विकास दर ठप हो रही है, सर्विस सेक्टर ही अकेला चल रहा है, बाकी इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत पुअर है, कंज्यूमर गुड्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। ऐसे में नए उद्योग कहाँ से लाएं? ये सरकारों की चुनौती है। और प्राइम मिनिस्टर का जो निर्देश है मेक इन इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये हमारी उस चुनौती के लिए बहुत सही उपाय है। बहुत सही कहा आपने, लेकिन एक बात जो आपने कही कि मोटिवेशन की युवाओं में कमी, हमारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार वीमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट के बारे में भी काफ़ी काम कर रही है। तो मोटिवेशन और वीमेन या यूथ एम्पावरमेंट, इन दोनों के बारे में आपका क्या है? यूथ एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन, वैसे तो दोनों एक दूसरे से मिलते हुए टॉपिक्स, लेकिन मोटिवेशन एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो व्यक्ति को तमाम मुश्किलों के बाद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक पर्सन है निक बॉय, जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं, वो अमेरिका के अंदर मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हैं और चैरिटी भी करते हैं। तो ये चीज़ें दिखाती है। दिल्ली में एक मुस्कान नाम की संस्था जो मानसिक रूप से जिनको चैलेंज है, ऑटिज्म है, वो बच्चे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, और उसकी मार्केट में बहुत बड़ी मांग है। तो मोटिवेशन तो नो डाउट इंसान के लिए एक एनर्जी है, एक उत्प्रेरक है, एक स्टिमुलेशन है, लेकिन यूथ एम्पावरमेंट सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होने वाला। सब यूथ को स्पोर्ट्स के अंदर, गेम्स के अंदर भी उसको काउंट होना है। यूथ को बीमारियों से भी बचना है, यूथ को निगेटिव चीज़ें जिसमें मादक पदार्थ हैं, जिसमें जहरीले चीज़ें हैं, जिसका ड्रग्स हो सकता है, शराब हो सकता है, गुटखे तंबाकू हो सकते हैं, इनसे दूर भी करना इम्पोर्टेंट है। अगर हमने यूथ को एम्पावर करना है, ताकतवर करना है, तो हमें इन चीज़ों से उसको अवेयर करना पड़ेगा। कम से कम हमें इजराइल की तरह, भले हम नहीं कर सके कि हम सालाना एक हर किसी इजरायली को वो जो 1 साल के लिए आर्मी ट्रेनिंग देते हैं, हम अगर वो न कर सके तो उसके पैरेलल हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें स्किल डेवलपमेंट, उस 1 साल के लिए स्किल डेवलपमेंट, नेशनलिटी, यूथ वैल्यू, स्पोर्टी एक्टिविटी, सोशल वैल्यू, अपने समाज के वीकर सेक्शन का ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, और नेशनलिटी, राष्ट्रीय वैल्यू, अगर हम उसमें उस टाइम में डालें तो ये 1 साल भारत सरकार को महंगा नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दलपत सिंह जी, आपके जो विचार हैं
मैं समझता हूँ कि उनसे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी एवं वे अपने सही मार्ग चूज करने में उनको बहुत बहुत सहायता मिलेगी। हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।